In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब तक हमने सिर्फ एडजस्टमेंट्स के बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, उनके ट्रीटमेंट सीखे हैं कि ये एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ आएंगी। तो अब हम एक क्वेश्चन पूरा जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उन्हीं एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे सामने है, यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं मिस्टर अरशद का, और हमने ये क्वेश्चन को रीड आउट करना है। रीड आउट करके नीचे हमारे पास एडजस्टमेंट लिखी है और इसकी मदद से हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया कैश इन हैंड, ये आपने पीछे ही पढ़ा था जब हमने बगैर एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट किया था। तो ये हमारे करंट एसेट होता है, डेटर भी करंट एसेट होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सर ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाता है, गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट में जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की जो पिछले पीरियड्स के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा चुकी है उसका टोटल बता दिया गया है। इसको हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कैसे ट्रीट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैंक से इजाफी रकम ली हुई है ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, ये अर्शद का कैपिटल है, ये लाइबिलिटी साइड पे आता है। मॉर्टगेज लोन कोई चीज़ गिरवी रखवा के हमने कर्ज ले रखा है, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सेल्स नेट में दे दी है, इसका मतलब है हमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करनी पड़ेंगी, वो ऑलरेडी इसमें से माइनस हुई हुई हैं। कमीशन क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, ये क्रेडिट साइड में लिखी हुई कमीशन हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। परचेजेज भी नेट है, इसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी एडजस्टेड है, हमें इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। अब आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने पढ़ा हुआ है कि हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी ले जाना होता है और अपना करंट एसेट भी बनाना होता है। इसका इस ट्रायल बैलेंस में कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे आ जाता है डेप्रिसिएशन। अब हमने थोड़ा सा ये काम करना है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्सचर पे 10% दी गई है, तो हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर इसका नंबर 2 है, हमने इशारे के तौर पर इसके आगे भी 2 लिख लेना। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इस पर कोई ना कोई एडजस्टमेंट लेनी है। इसके बाद रेंट अनएक्सपायर्ड है, तो ये रेंट हमारे पास लिखा हुआ है, तीसरी एडजस्टमेंट का ताल्लुक रेंट से है। अनएक्सपायर्ड पोर्शन क्या होता है, जो प्रीपेड होता है, तो प्रीपेड रेंट भी लिखा जा सकता है और अनएक्सपायर्ड रेंट भी लिखा जा सकता है। तीसरी ये होगी। चौथी है कमीशन अर्न की है बट नॉट रिसीव्ड, यानी कुछ कमीशन रिसीवेबल है, रेवेन्यू रिसीवेबल है, तो ये कमीशन हमारे पास पहले से रेवेन्यू दिया गया था, इसमें से जो रिसीवेबल है वो इधर इसके साथ एडजस्ट करना है। तो चौथी एडजस्टमेंट का ताल्लुक इस कमीशन से है। तो हमने अपनी एडजस्टमेंट्स पढ़ लिया, यहाँ पर मार्क भी कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए हम डेबिट साइड पे जो चीज़ें लिखते हैं वो हमारे पास होती हैं ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद परचेजेज आती हैं। अगर परचेज रिटर्न हो तो उसको यहाँ से माइनस किया जाता है, लेकिन यहाँ खुशकिस्मती से हमारे पास नेट परचेजेज दी हुई हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, हमें कहीं भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नज़र नहीं आया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 60,000 दिया गया। नेट परचेजेज जो है वो कितनी दी गई हैं, 1,45,000 दी गई हैं। इस साइड पर सेल्स में से सेल रिटर्न निकालते होते थे, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें नेट सेल्स दे दी गई हैं 2,32,500, यानी वो खुद ब खुद उसने माइनस कर रखा है उसमें से। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा हुआ होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट में दिया गया होता है 1,05,000। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया हो, यहाँ ना दिया गया हो, तो फिर तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, वो कहाँ पे जाएगा फिर, वो सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है कि इसको एसेट में लिखेंगे कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो परचेजेज में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका हुआ, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम लिख लिए हैं। अब इसको हम सम करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसको जमा करें, कैलकुलेटर के तौर पे मैं सेल फोन का सहारा ले रहा हूँ। 2,32,500, इसमें ऐड किया 1,05,000, तो ये बन गया 3,37,500। इसमें से हमने माइनस कर दिए 1,45,000 और इसमें से माइनस कर दिए 60,000, तो बाकी बच गया हमारे पास 1,32,500। ये हमारा बन गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, कैरी डाउन। अच्छा, कुछ टीचर जो हैं वो इस तरीके से भी करवाते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनवा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बना देते हैं। तो आप अलग से भी बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ये परफॉर्मा ये ख़त्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें नीचे लिखनी पड़ेंगी। यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, फिर वहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है।
तो इसको इधर ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,32,500। ठीक है जी। अब हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखना है और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखना है। देखें जी, यहाँ से शुरू करें। कैश इन हैंड, डेटर, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, गुडविल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्टगेज लोन, कमीशन। कमीशन के साथ एडजस्टमेंट भी है और ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो यहाँ आ जाएगा पहले कमीशन, जो ट्रायल बैलेंस में दी गई है ये अर्नड एंड रिसीव्ड है। ये 15,000 है, इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। और याद करें ज़रा एडजस्टमेंट इसकी, जो एक्रूड रेवेन्यू होता है उसे हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि ऐसा रेवेन्यू जो अर्न कर लिया लेकिन अभी रिसीव होना है। तो ये कमीशन इतनी हमें रिसीव पहले हो चुकी है, इतनी और रिसीवेबल है। तो ये जो रिसीवेबल है ये भी इनकम है, इसको हम इसी साल की इनकम में ऐड करते होते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, और इसकी अमाउंट है 3,000। तो 15,000 में 3,000 ऐड हुए तो ये बन गया 18,000। 18,000 की कमीशन बन गई। आगे चलें जी, परचेजिज होगी। ये रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और इसके साथ एडजस्टमेंट भी है। तो इधर आ जाएगा रेंट। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट के लिए इनर कॉलम में लिखेंगे 24,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 देखेंगे क्या है, रेंट अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का क्या मतलब मैंने अभी बताया। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है जो प्रीपेड है, जिसका अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया हमने। तो ये प्रीपेड रेंट है 6,000, ये इसमें से हम माइनस करते होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी कि उसको कंसर्न्ड एक्सपेंस में से माइनस किया जाता है। तो 24,000 में से 6,000 चले जाएँ तो बाकी कितने रह जाएंगे, 18,000 रह जाएंगे। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस, और इसकी अमाउंट है 2,500। अब यहाँ हमारा ट्रायल बैलेंस तो ख़त्म हो गया। हम अपनी तरफ से बेफिक्र हो जाते हैं कि हमने शायद जितनी चीज़ें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी थी वो हमने लिख ली, क्योंकि हमने ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेश्चन को पढ़ लिया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपने एक काम फिर से करना है कि आपने इन एडजस्टमेंट्स को देखना है कि क्या इनके इफ़ेक्ट्स एक दफ़ा इधर आ चुके हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आ गया, डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि अभी तक डेप्रिसिएशन की जो हमने यहाँ नंबर 2 पे लिखा था कि इसकी एडजस्टमेंट होनी है। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे डेप्रिसिएशन लेनी है। जो किसी भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन होती है उसे हम उस साल के लिए क्या बनाते होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाते हैं। और उसे कहाँ लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन को चलिए लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये बताएगी ये 10%। अब यहाँ जो वैल्यू दी गई है हमारे पास वो कितनी है, 90,000। अच्छा, ये नहीं बताया गया कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे है या ये कौन से मेथड है। आपको पता है हमने डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर पढ़ा कि WDV और SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर तो वो बता देता कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेनी है तो हम 90,000 में से पिछली सारी डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते, जो बाकी आती है उस पर 10% लेते। लेकिन यहाँ चूँकि बताया नहीं गया हुआ तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि ये हमारे लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है और हम 90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन सिंपली चार्ज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 90,000, इस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की तो वो बन गया 9,000। 9,000 इस साल के लिए डेप्रिसिएशन आ गई। डेप्रिसिएशन भी हमारी हो गई है, ट्रीटमेंट रेंट का भी कर लिया, कमीशन भी। ये सारी एडजस्टमेंट्स भी हो चुकी हैं और हमने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ा, हमने सारे इफेक्ट यहाँ पे लिख लिए। अब हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है या नेट लॉस आएगा। तो बज़ाहिर यही अमाउंट बड़ी लग रही है, इसको हम टोटल करते हैं 1,32,500, इसमें जमा करते हैं 18,000, तो ये आता है 1,50,500। 1,50,500, इधर भी 1,50,500। इसमें से ये माइनस करते हैं, -9,000, -2,500, -18,000, तो ये बन जाता है 1,21,000। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग जो है वो अपना बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अच्छा जी, बैलेंस शीट तैयार करते हुए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लिक्विडिटी को सामने रखते हुए पहले करंट एसेट्स अपने लिखेंगे। हम पहले करंट एसेट लिख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे जगह की कमी की वजह से लिखा है, होपफुली यू पीपल डोंट माइंड। तो करंट एसेट्स के अंदर हम यहाँ पे देखें एक कैश इन हैंड है हमारे पास, तो कैश
कितना दिया गया 15,000। इसके बाद डेटर्स है, ये भी करंट एसेट है। डेटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ना बैड डेट्स की ना डिस्काउंट वगैरह की, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 42,500। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, ये भी उधर जाएगा। बैंक ऑफ लाइबिलिटी जी। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000। डेप्रिसिएशन ट्रीट होगी रेंट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हमने पढ़ा था कि ये हमारा करंट एसेट बनता होता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड रेंट आ जाएगा और इसकी अमाउंट जो है वो कितनी है 6,000 है। इसके बाद कमीशन जो रिसीवेबल है, एक्रूड कमीशन, ये भी हमारा करंट एसेट बनता होता है। एक्रूड कमीशन 3,000। करंट एसेट्स हमने लिख लिए। अब आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर आएंगे। इसी तरह यहाँ भी हम हेडिंग बना लेते करंट लायबिलिटीज और इधर साथ ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की भी बन जाएगी। ठीक है जी। कैश इन हैंड लिखा जा चुका है, डेटर लिखा जा चुका है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए मैं शॉर्ट में F&F लिख रहा हूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास 90,000, इसमें से हमने माइनस कर देनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन जो पिछले पीरियड में ली जा चुकी है वो कितनी है 9,000, और जो डेप्रिसिएशन अब हमने ली है वो भी कितनी है 9,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी 18,000। यानी जो पहले वाली डेप्रिसिएशन थी वो और जो अब वाली डेप्रिसिएशन है, ये दोनों इसमें से हम माइनस करके लिखेंगे। तो 90,000 में से 18,000 निकाल दें तो वो बाकी जो बचेगा 90,000, इसमें से 18,000 निकल जाएं तो बाकी 72,000 आ जाएगा हमारे पास। चलिए उसके बाद गुडविल 60,000 गुडविल होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है, तो इधर आ जाएगा बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500। इसके बाद कैपिटल अरशद का, तो इसको इधर लिखा जाता है, यहाँ पे आ जाएगा अरशद कैपिटल। और अरशद का कैपिटल जो है वो कितना दिया गया, अरशद का कैपिटल है 95,000, 95,000। फिर उसका मॉर्टगेज लोन, इसीलिए मैंने जगह थोड़ी सी छोड़ी ऊपर से कि एक और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारे पास गिवन है। मॉर्टगेज लोन 60,000। सेल्स कमीशन, परचेजेज, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सो एंड सो। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर ली, प्रीपेड रेंट लिख लिया, एक्रूड रेवेन्यू लिख लिया। अब हमने नेट प्रॉफिट इसके अंदर कैपिटल में ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 1,21,000, तो इसको हम जमा कर लेंगे तो ये बनेगा 6,000, 9 और 2 11, 2,16,000 बन जाएगा जी। हमने सारे आइटम ट्रायल बैलेंस के देख लिए कि जो बैलेंस शीट में आने थे वो बैलेंस शीट में लिख लिए। चारों एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमने देखी कि बैलेंस शीट में आ गई हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी लेस हो गई है, रेंट प्रीपेड भी आ गया और एक्रूड कमीशन जो है वो भी आ गई है। तो अब हमने इसका बस टोटल करना है और दोनों साइड हम देखेंगे कि क्या हमारी इक्वल हैं या नहीं है। तो चलिए जी, पहले हम लोग एसेट्स वाली साइड ले लेते हैं। 15,000 प्लस 42,500 प्लस 105,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 and plus 72,000 plus 60,000 and that's it। 3,03,500 3,03,500। अब हम ये वाली साइड भी चेक कर लेते हैं। 27,500 जमा करेंगे 60,000 और जमा करेंगे 2,16,000, तो ये भी एग्जैक्टली 3,03,500। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा जिसके अंदर हमने 4 एडजस्टमेंट्स की, क्लोजिंग स्टॉक की, डेप्रिसिएशन की, प्रीपेड रेंट की यानी प्रीपेड एक्सपेंस की और एक्रूड रेवेन्यू की। तो इन 4 एडजस्टमेंट्स की मदद से हमने अपना ट्रायल बैलेंस भी बनाया और बैलेंस शीट बनाई। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ कुछ इजाफा करके हम लोग नया क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।